कहानी सुखनपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी सुनीता और एक छोटा बेटा दीपक था। वह अपने परिवार के साथ बड़ी मुश्किलों के बावजूद हंसी खुशी जीवन बिताने की कोशिश करता था। रमेश के पास गांव में एक छोटी सी जमीन थी, जहां खेती कर वह अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसकी जमीन उपजाऊ नहीं रह गई थी। धीरे धीरे फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन रमेश अपनी सूनी जमीन के पास बैठा गहरी सोच में डूबा था। हे भगवान, यह क्या दिन दिखा रहे हो? मेरी जमीन से अब कुछ भी ढंग का नहीं उगता। क्या करूं? किससे मदद मांगूं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। शायद मुझे अब इस जमीन को छोड़कर कुछ और काम के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन क्या और कैसे? चलो सुनीता से बात करता हूं, शायद वह कुछ सही सलाह दे पाए। रमेश तुरंत अपनी जमीन से उठकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। क्या हुआ रमेश, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सुनीता, मेरी जमीन अब पहले जैसी नहीं रही। चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, फसल की पैदावार घटती जा रही है। मैं अब और मेहनत करूं तो शायद मिट्टी और खराब हो जाए। मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए इस जमीन पर खेती छोड़ देनी चाहिए। लेकिन तब तक हम क्या करेंगे रमेश? दीपक की पढ़ाई और घर का खर्चा कैसे चलेगा? यही तो सोच रहा हूं। मेरे पास कोई दूसरी जमीन भी नहीं है। क्या तुम कोई उपाय बता सकती हो? रमेश, क्यों ना आप गांव के भोलाराम काका से मिल लें। वह बहुत अच्छे और मददगार इंसान हैं। अगर आप उन्हें अपनी परेशानी बताएंगे तो शायद वह आपकी कोई मदद कर दें। तुम सही कह रही हो सुनीता। काका जरूर मेरी मदद करेंगे। अगर वह कोई नया काम भी सुझाएंगे तो उसमें भी वह मेरा साथ देंगे। हाँ रमेश, कोशिश कीजिए, शायद सब ठीक हो जाए। ठीक है सुनीता, मैं कल सुबह ही काका के पास जाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ है कि कोई रास्ता निकल आए। रमेश के चेहरे पर हल्की उम्मीद की झलक थी, लेकिन दिल में अब भी चिंता के बादल थे। अगली सुबह रमेश अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए भोलाराम काका के पास पहुंचता है। काका गांव के सबसे नेक दिल और दयालु व्यक्ति थे। रमेश को उम्मीद थी कि काका उसे उसकी परेशानी से बाहर निकालने का कोई रास्ता जरूर बताएंगे। अरे रमेश बेटा, आओ आओ, क्या बात है? आज इतने सुबह यहाँ कैसे आए? काका, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। अरे बेटा, ऐसा क्या हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? काका, मेरी जमीन अब इतनी उपजाऊ नहीं रही। चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, फसल घटती ही जा रही है। मेरे पास खेती के अलावा कोई और काम भी नहीं आता। अब समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बेटा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन परेशान मत हो। हर समस्या का हल होता है। काका, अगर आप कोई रास्ता सुझा सकें तो मैं आपकी जिंदगी भर एहसान मानूंगा। काका कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने रमेश को एक ऐसा सुझाव दिया जो रमेश के लिए उम्मीद की किरण जैसा था। देखो बेटा, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती कर सकते हो। काका, लेकिन वो आपकी जमीन है, इससे तो आपका नुकसान होगा। अरे बेटा, इसमें मेरा क्या नुकसान होगा? बल्कि इससे मेरी मदद ही होगी। मेरी उम्र अब ज्यादा हो गई है और मेरा बेटा शहर में रहता है। मेरी जमीन की देखभाल वैसे भी कोई नहीं कर रहा। अगर तुम उस पर काम करोगे तो मेरी जमीन भी आबाद रहेगी और तुम्हारी मुश्किल भी हल हो जाएगी। ठीक है काका, मैं कल से ही उस खेत पर काम करना शुरू कर दूंगा। रमेश ने काका को धन्यवाद कहा और घर लौट गया। उसके दिल से चिंता के बादल हट चुके थे। अब उसके कदमों में एक नई उम्मीद की रफ्तार थी। रमेश घर पहुंचकर सुनीता को भोलाराम काका से हुई सारी बात बताता है। सुनीता के चेहरे पर चिंता के बादल हट जाते हैं और वह राहत की सांस लेती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अब आपकी सारी चिंता खत्म हो गई। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। हाँ सुनीता, अब मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब और मेहनत करूँ। कोशिश करूंगा कि आने वाले सालों में 1-2 और खेत खरीद लूं। ये तो बहुत अच्छा विचार है।
अगर हम पहले से तैयारी करेंगे तो भविष्य में कभी ऐसी समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल। अब हर दिन की मेहनत हमें एक बेहतर कल के लिए तैयार करेगी। अगली सुबह रमेश भोलाराम काका के खेत पर काम करने के लिए तैयार होता है, लेकिन खेत गांव के बाहर होने के कारण वह सुनीता को जरूरी बातें समझाना नहीं भूलता। सुनीता, जरा इधर आना, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ, बताइए, आप कुछ कहना चाहते थे? सुनीता, काका का खेत गांव के बाहर है। वहां काम करने में शायद देर हो सकती है। अगर मुझे वापस लौटने में देर हो जाए तो तुम और राजू खाना खाकर आराम से सो जाना। ठीक है, लेकिन आप अपना ध्यान रखना, रास्ते में ज्यादा थकावट मत लेना। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। बस तुम राजू का ख्याल रखना। 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए खाने का डिब्बा ले आती हूँ। दिन भर काम करेंगे तो खाना साथ होना जरूरी है। सुनीता जल्दी से खाने का डिब्बा तैयार करके रमेश को देती है। थैंक यू सुनीता, तुम्हारा साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। रमेश अपने खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने निकल पड़ता है। चलो, अब मैं यहाँ पूरी मेहनत से काम करूंगा। ये खेत हमारे भविष्य की नई शुरुआत बनेगा। रमेश अपनी कुदाल उठाता है और काम शुरू कर देता है। मेहनत और उम्मीद के साथ वह खेत की तैयारी में जुट जाता है। काम करते हुए रमेश को कुछ समय ही हुआ था कि अचानक पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। आह, ये क्या हो गया? सांप ने मुझे काट लिया। सांप के काटने के असर से कुछ ही देर में रमेश चक्कर खाकर खेत में गिर जाता है। रमेश बेहोश हो चुका था। खेत गांव के बाहर होने के कारण किसी को इस घटना की जानकारी नहीं मिल पाई। सुनीता और राजू अब भी घर पर रमेश के सुरक्षित लौटने का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे सुबह से रात हो जाती है और सुनीता रमेश का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। उसकी बेचैनी को देखकर राजू पूछता है, क्या हुआ माँ? पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम के लिए भोलाराम काका की गांव के बाहर वाली जमीन पर गए थे। उन्होंने कहा था कि लौटने में देर हो सकती है, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? पिताजी ने जब कहा था कि देर हो सकती है तो उन्होंने सब सोच समझ कर कहा होगा। आप चिंता छोड़कर आराम करें। चलिए, आप जाकर सो जाइए। राजू की बात सुनकर सुनीता थोड़ी हिम्मत बटोरती है और अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगली सुबह जब सुनीता देखती है कि रमेश अब तक घर नहीं लौटा है, तो वह परेशान होकर भोलाराम काका से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ती है। नमस्ते काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? काका, रमेश कल आपके गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने गए थे, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे हैं। क्या रमेश अब तक घर नहीं आया? ये तो बड़ी चिंता की बात है। काका, उन्होंने कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो उन्हें देर हो सकती है, लेकिन अब तो पूरी रात बीत गई और सुबह भी हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटी, घबराओ मत, मैं तुरंत किसी को भेजकर पता करवाता हूँ। भोलाराम काका तुरंत अपने भरोसेमंद नौकर घनश्याम को बुलाते हैं। घनश्याम, तुम फटाफट खेत पर जाओ और रमेश को ढूंढकर मुझे खबर दो। ये क्या? रमेश जी तो बेहोश पड़े हैं और उनका पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। लगता है इन्हें किसी सांप ने काट लिया है। मुझे तुरंत काका को खबर देनी होगी। घनश्याम भागते हुए भोलाराम काका के घर पहुंचता है। काका, रमेश जी खेत में बेहोश पड़े हैं। उनका शरीर नीला पड़ चुका है। लगता है उन्हें सांप ने काटा है। भोलाराम काका यह सुनकर घबरा जाते हैं। वहीं पास में खड़ी सुनीता भी यह बात सुन लेती है और रोने लगती है। घनश्याम, तुम तुरंत वैद्य जी को लेकर खेत पर पहुंचो। मैं सुनीता को लेकर वहीं आता हूँ। घनश्याम वैद्य जी को लेने निकलता है और भोलाराम काका सुनीता को दिलासा देते हैं। बेटी, तुम रोना बंद करो। तुम्हारे रोने से रमेश ठीक नहीं हो जाएगा। हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा।
चलो मेरे साथ। भोलाराम काका सुनीता को लेकर खेत की ओर निकलते हैं। कुछ देर बाद जब वे खेत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रमेश बेहोश पड़ा है और उसका पूरा शरीर नीला हो चुका है। रमेश, ये क्या हो गया? तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। तभी वहां वैद्य जी आ जाते हैं। सुनीता तुरंत उनके लिए रास्ता छोड़ देती है। वैद्य जी, रमेश की हालत कैसी है? देखिए, रमेश की हालत बहुत नाजुक है। मैंने उसे जहर को रोकने वाली औषधि दे दी है, लेकिन जहर उसके शरीर में लंबे समय तक रहा, जिसके कारण वह गहरी बेहोशी में चला गया है। गहरी बेहोशी, इसका क्या मतलब है वैद्य जी? इसका मतलब है कि व्यक्ति जीवित तो होता है, लेकिन उसका शरीर निष्क्रिय हो जाता है। ये कब होश में आएगा, ये कहना मुश्किल है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं, इन्हें समय समय पर पानी में मिलाकर पिलाते रहिए। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। वैद्य जी रमेश की हालत देखकर दवा देकर चले जाते हैं। सुनीता और भोलाराम काका परेशान होकर उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। गांव वाले रमेश को घर लाकर बिस्तर पर लिटा देते हैं। सुनीता बेटी, घबराओ मत, रमेश को कुछ नहीं होगा। तुम उसकी अच्छे से देखभाल करो, देखना वह जल्दी ठीक हो जाएगा। काका, आप हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान की बात मत करो बेटी, यह हमारा फर्ज है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बिना झिझक बताना। भोलाराम काका के जाने के कुछ समय बाद दीपक कमरे में आता है और अपने पिता की हालत देखकर चिंतित हो उठता है। माँ, पिताजी को क्या हुआ है? वो ऐसे क्यों लेटे हैं? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया था, इसीलिए वो बेहोश हो गए हैं। माँ, पिताजी कब ठीक होंगे? क्या वो हमें ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैद्य जी ने दवाइयाँ दी हैं। वो कह रहे थे कि तुम्हारे पिताजी जल्द ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। बताओ कैसे आना हुआ और रमेश की तबीयत अब कैसी है? रमेश की तबीयत अभी वैसी ही है। मैं आपसे एक मदद मांगने आई हूँ। बेटी बोलो ना, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने रमेश को दी थी, मुझे उस पर काम करने की इजाज़त दे दीजिए। मैं वहाँ काम करके अपने घर का खर्च और दीपक की पढ़ाई का इंतजाम करना चाहती हूँ। बेटी, तुम्हें वहां काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे घर का खर्च हर महीने भिजवा दूंगा। तुम परेशान मत हो। नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है, लेकिन अब मैं खुद अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ। अगर सुनीता इतनी दूर खेत पर काम करेगी तो वो रमेश और दीपक का ध्यान नहीं रख पाएगी। मुझे कोई और हल निकालना होगा। ठीक है सुनीता, मैं तुम्हें खेत पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक बात माननी होगी। तुम गांव के बाहर वाले खेत पर काम नहीं करोगी। मेरे पास गांव के अंदर तुम्हारे घर के पास भी एक जमीन है, तुम वहां काम कर सकती हो। इससे तुम्हें घर और रमेश दोनों का ख्याल रखने में आसानी होगी। काका, ये तो और भी अच्छा रहेगा। इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। लेकिन सुनीता, सच कहूं तो मुझे तुम्हें खेत पर काम करते देखना अच्छा नहीं लगेगा। रमेश ने कभी नहीं चाहा कि तुम इतनी मेहनत करो। काका, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। मुझे काम करना ही होगा। रमेश का सपना था कि दीपक पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, और मैं उसका सपना अधूरा नहीं रहने दूंगी। लेकिन मैं तुम्हें खेतों में काम करने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं तुम्हें खेत पर काम करने के बजाय गांव के बाजार में एक फास्ट फूड का ठेला लगवाता हूं। वहां तुम अपनी कला से अच्छा पैसा कमा सकती हो और यह काम तुम्हारे लिए आसान भी होगा। फास्ट फूड का ठेला? लेकिन काका, क्या ये सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। आजकल फास्ट फूड का काम अच्छा चलता है और इससे तुम्हें घर और परिवार के लिए भी समय मिलेगा। मैं ठेले के सारे इंतजाम करवा दूंगा। काका, आपने आज फिर से मुझे और मेरे परिवार को संभाल लिया। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान की बात मत करो बेटी, मैं तो बस तुम्हारे परिवार को खुश देखना चाहता हूं। अब तुम बस ठेले पर मेहनत करो और रमेश के साथ दीपक का सपना पूरा करो। सुनीता ने भोलाराम काका के दिए ठेले पर काम करना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह ठेले को गांव के चौक पर लगाती और वहां समोसे, कचौरी और चाय बेचती। काका, समोसे गर्मागर्म हैं, और लाऊं? सुनीता बहन, तुम्हारे समोसे तो अब पूरे गांव में मशहूर हो गए हैं।
हर दिन यहाँ आना अब आदत बन गई है। धन्यवाद काका, आप सबकी दुआएं ही मेरी ताकत हैं। धीरे धीरे उसका ठेला गांव में लोकप्रिय होने लगा। सुनीता ठेले पर काम करने के साथ साथ दीपक की पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखती। वह अक्सर दीपक को समझाती कि मेहनत और लगन से वह अपने पिता का सपना पूरा कर सकता है। बस बेटा, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी है। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बड़े आदमी बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल झेलने को तैयार हूँ। ये आवाज। माँ, आप इतनी मेहनत करती हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं अफसर बनकर आपको और पिताजी को गर्व महसूस कराऊंगा। एक दिन सुनीता रोज की तरह ठेले पर समोसे बेच रही थी। तभी उसे पास से आती एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये तो रमेश की तरह लग रही है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सामने रमेश खड़ा था। उसकी हालत पहले से बेहतर लग रही थी। रमेश, तुम यहाँ? सुनीता, ये ठेला और तुम यहाँ समोसे बेच रही हो? हाँ रमेश, जब तुम बिस्तर पर थे तब मैंने जिम्मेदारी संभाली। दीपक की पढ़ाई और घर का खर्च चलाने के लिए मैंने यह काम शुरू किया। सुनीता, तुमने तो सब कुछ अकेले संभाल लिया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं था। नहीं रमेश, तुम ही मेरी ताकत थे। तुम्हारी यादों ने ही मुझे यह सब करने का हौसला दिया। अब जब तुम ठीक हो गए हो, सब ठीक हो जाएगा। दोनों घर लौट गए। घर पहुंचकर दीपक ने रमेश को देखा तो खुशी से चिल्ला उठा। पिताजी, आप ठीक हो गए? हाँ बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब से हम सब मिलकर रहेंगे। सुनीता, तुम्हारी मेहनत और त्याग को मैं कभी नहीं भूल सकता। तुमने जो किया वो शायद मैं भी नहीं कर पाता। अब से मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। दीपक, तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। अब हमें यह सपना पूरा करना है। हमने साथ मिलकर यह मुश्किलें पार की हैं। अब आगे का सफर भी हम साथ तय करेंगे। कुछ समय बीत गया। एक दिन अचानक उनके घर पर पुलिस आई। सुनीता और रमेश यह देखकर हैरान रह गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पुलिस वाला और कोई नहीं बल्कि उनका अपना बेटा दीपक था, तो उनकी खुशी का ठिकाना